मैं इसका छोटा डेमो करवा रहा हूँ आपको। तो जैसे ही आप हमारे वीडियोस को ओपन करोगे तो ये होंगी आपकी, पे ध्यान दें, जैसे हमारी सारी वीडियो डली हुई है, हमारा चैनल है, चैनल का नाम पता ही आपको। तो जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा बोर्ड इसमें ये देखना है जैसे, तो जैसे आप इस वीडियो को क्लिक करोगे तो इसको वीडियो को मैं रोक देता हूँ। और ये देखो यहाँ पे जो ये निशान है ना, यही है डिस्क्रिप्शन का निशान। इसको जैसे आप इस पर टच करोगे तो एक बार ये ऊपर होता है, एक बार फिर टच करोगे तो ये एक बार नीचे हो जाता है। तो जब नीचे होता है तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, खाली कमेंट दिखाई देते हैं। तो इसको टच करके इसका तीर का निशान ना ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब देखो आपको नीले नीले कलर के कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको आप टच करो। तो जैसे इनको आप टच करोगे तो यही खुल जाएगा। देखो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर ये डला हुआ है सारा, इसमें अच्छी तरह साफ साफ। इसको आप ऊपर से चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। और ऐसे ही मैंने आज सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन भी डाले हैं, तो उनसे अपने खुद के नोट्स बनाओ। जब खुद के नोट्स बनाते हो तो याद भी होता है और अच्छे नंबर भी आते हैं। तो समझ गए सारी बात कैसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारी जो सीरीज चली हुई है वो हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज बारी हमारी 3 नंबर के क्वेश्चन है, बोर्ड के ऊपर लिख रखा है कौन से साल है, 2018 का सेट ए का चल रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को मैंने आपकी सुविधा के लिए इनके सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो डिस्क्रिप्शन कैसे देखें हम, तो वो हमारा 11वां 3 नंबर का पहला प्रश्न है। ई ड्यू टू, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसके अंदर हमने ई का मान निकाल कर दिखाना है। ई का मान कैसे निकालेंगे, तो पहले तो जो दे रखा है उसी को लेकर चलो कि कोई एक स्फेरिकल सेल है, तो हमने भी एक स्फेरिकल सेल ले लिया। देखो ये रहा, ठीक है। आर इसका रेडियस है, ओ इसका सेंटर है, और इसके ऊपर प्लस क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, ठीक है। ये सारी बातें जो बात आप डायग्राम बनाते हो उनको लिख दोगे तो वो उसकी सजावट होगी, उससे ज़्यादा नंबर आते हैं। तो अगर हम सिर्फ 12 खड़ी करेंगे, खाली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे तो पूरे नंबर नहीं आएंगे। तो थोड़ा सी इसकी सजावट भी करो। सजावट कैसे करोगे, जो पेपर में जो आपने डायग्राम बनाया है उसी को एक्सप्लेन करना है। लेट ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल हैज़ ए रेडियस आर विद सेंटर ओ, ठीक है। ये बात मैंने लिखी। उसके बाद देखो ये जब चार्ज होता है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एक पी पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना है कि पी पॉइंट के ऊपर कितना होगा। ये आउटसाइड हमने चेक करके दिखाना है, तो इससे बाहर ही है। तो जहाँ जिस पॉइंट पर करना है वहाँ पे एक हमें गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो ऐसे, ठीक है। गॉसियन सरफेस इमेजनरी होता है। गॉसियन सरफेस इज यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये गॉसियन सरफेस है, इसका जो रेडियस है वो मैं आर लेता हूँ। आर का मतलब दूरी, ठीक है। आर दूरी होगी और ये आर है, ये रेडियस आपका। और यहाँ पे हमने एक छोटा सरफेस ले लिया इसका, जिसको हम बोलते हैं ds, ठीक है। पूरा गोला तो हो गया इसका s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने इसका छोटा हिस्सा कंसिडर किया है ds वाला, ये वाला। तो अब देखो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे जो लाइन निकलती है तो बाहर की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इधर। और ये जो हमने जो छोटा एरिया लिया है ये एरिया वेक्टर है। तो अब देखो एरिया वेक्टर की जो एरिया वेक्टर है और आर की डायरेक्शन सेम है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो आर डॉट एन निकालें तो भाई ए डॉट बी किसके बराबर होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इसका मान कितना 1, इसका मान भी कितना 1, और एंगल कितना इनके बीच में, एंगल है 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब सेम डायरेक्शन होता है एंगल कितना होगा 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो ये जो फैक्टर है हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम अपने करेंगे कार्रवाई शुरू। यहाँ इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम इसमें। तो इसमें देखो आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई नाम के अक्षर से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले होते थे, एक तो गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है ये, ठीक है। दूसरा है इसी का एक फार्मूला होता है E इंटू एस, तो हम छोटे के लिए यहाँ लिखें तो डी फाई कितना होगा हमारा, डी फाई इज इक्वल टू E इंटू डी एस, और वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, एरिया वेक्टर। अब देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं, ds को, और इनको मैं करता हूं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मान लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा E इंटू डी एस कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होती है तो कोस आएगा, यहाँ पे क्रॉस होता तो यहाँ पे साइन आ जाता। अब देखो भाई ये एंगल R और N के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। R किसके साथ कनेक्टेड है, E के साथ ही है, तो cos 0 का मान कितना होगा, तो ये आ गई हमारी डी फाई इज इक्वल टू E इंटू डी एस, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, पोजीशन वेक्टर की और एरिया वेक्टर की। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक तो बात हमारी आ गई भैया। दूसरा इसका हम कर देते हैं अभी, ये तो छोटे एरिया के लिए, तो पूरे के लिए निकालोगे तो ही हो जाएगा ऐसे, तो फाई इज इक्वल टू E इंटू एस, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 आ गई एक। तो दूसरा अब यहाँ से, ये पार्ट हमने पढ़ लिया, दूसरा यहाँ से पढ़ते हैं, वी नो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों कंपेयर करो, दोनों कंपेयर करते तो आती है हमारी E इंटू एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। तो E का मान आ गया हमारा ये, और S का मान हमने निकाल रखा है, S का मान कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये रख देता हूँ क्यू अपॉन, तो 4 पाई को इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ, ये लगा देता हूँ इंटू आर स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है आउटसाइड द सेल के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर ये जो स्फीयर है ये किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा होता, तो यहाँ पर हम जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये जो देखो एयर और वैक्यूम के लिए के का मान कितना होता है 1, तो वो सोचा हमने लिख 1 से गुणा कर रखे है, नहीं कर रखे। उसके बाद आर स्क्वायर, जैसे मान ली वाटर में रखा होता है, कहाँ पे कितना करते हैं, यहाँ 81 कर देते हैं। तो ये था हमारा पर्सन आउटसाइड था। 3 नंबर में आए तो हमने इतना करना है, ये समझ में आ गया होगा। जो डायग्राम बनाओ उसको सजाओ, पहले अच्छी तरह डायग्राम बना के उसके बारे में 2 बातें लिखो, वो सजावट होगी, और थोड़ा मैथमेटिकल काम कर दो, पूरे मार्क्स आते हैं। पूरी अगर हम बुक की कॉपी करेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, एग्जामिनर सोचेगा नकल कर रखी। तो ये पर्सन आपके समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो पर्सन है वो न्यूमेरिकल है, वो हमारा 4th यूनिट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर देखो क्या दिखा रखा है कि एक तो R दे रखा है 20 ओम, L 5 इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी हेनरी, और C का मान 80 माइक्रोफैराड दे रखा है। तो इनको मैंने एक डायग्राम से कनेक्ट कर दिया है, ऐसे R L C, ये 3 ही करेक्टर होते हैं, जैसे अमर अकबर एंथनी टाइप के हैं ये। कभी एक जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कभी अकेला ये मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जब 2 मिलें तो उनको हम बोलेंगे कि LC सर्किट। तीनों मिल जाएं तो उसको क्या बोलते हैं RLC सर्किट, ठीक है। इनकी कम्बिनेशन बना रखी है, इनको मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ, और ये किसी AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है ये। तो अब देखो ये तीनों में से करंट चल रहा है, तो ये तो मान दे रखे थे, ये 220 वोल्टेज थे। तो हमने ये चीज़ निकाल कर दिखानी है। एक तो निकालनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, याद कर लेना, 1/LC। L का मान दे रखा था 5, C का मान दे रखा है 80, और पीछे म्यू है माइक्रो। ये जो पीछे जो लगे होते हैं जैसे माइक्रो, किलो, मिली, इन सब को हटाओ। ये सोचो जैसे हम चॉकलेट खाते हैं ना, उसके ऊपर रैपर लगे होते हैं, तो हम जब चॉकलेट खाते हैं तो रैपर को हटाते हैं। इसी तरह जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इन रैपर्स को हटाते हैं ये। तो जैसे इसका म्यू का मान कितना होता है 10⁻⁶। अगर यहाँ पे m लिखा होता, छोटा m होता, तो क्या लिखते हैं 10⁻3। तो ऐसे इनको हम हटाते हैं।
तो ये मैंने हटा दिया। देखो ये 10 की -3 ऊपर जाके याद है, देखो 10 की 3 कैसे आई, √ से छूटेगा तो 1/2 होगा ना, तो ये 10 की 3 हो गई। नीचे 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000/20 और काटो पिटोगे तो कितना आ जाएगा 50। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ये फार्मूला होता है θ/t, तो ये होगा रेडियन/सेकंड। तो इसको रेडियन को शॉर्टकट में लिख देते हैं रेडियन सेकंड इनवर्स, इसको लिख देते हैं रेडियन सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये तो हमारा एक भाग पूरा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद कहता है कि इम्पीडेंस और निकालो। पहले ये समझो इम्पीडेंस क्या होते हैं। द कलेक्टिव अपोजिशन गिवन बाय द RLC इज नोन एज द इम्पीडेंस। ठीक है, अगर अकेला होता तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते, लेकिन जब मिलकर तीनों अपोज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस ही होता है, इसकी यूनिट भी ओम ही होती है, क्योंकि ये तीनों के द्वारा दिया गया है। तो इम्पीडेंस जब जो रेजोनेंस कंडीशन होती है उसके ऊपर इम्पीडेंस जो होता है वो मिनिमम होता है और R के बराबर ही होता है। वैसे जो Z है इसका फार्मूला होगा Z = R² + XL - XC का स्क्वायर। ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इम्पीडेंस कंडीशन जो रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर XL और XC बराबर होते ही हट जाएगा, तो Z किसके बराबर आ जाएगा R के बराबर। और R का मान तो हमारे पास 20 दे रखे हैं, हमने सोल्व कर दिया। उसके बाद करंट ऑन निकालना था। करंट ओम जला से क्या लगाएं, I = V/R। V दे रखी 220 वोल्ट, 20 काटो पिटो कितना हो जाएगा 11 एम्पियर। ठीक है, ये फार्मूला है। देखो XL को बोलते हैं हम XL होता है इसका, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हो गया इंडक्टेंस का निशान है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर का। और ये है आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको XC बोलते हैं। तो इनके मान और करवा देता हूँ अभी। देखो इनके मान होंगे XL = L ओमेगा। ठीक है, XC होता है 1/C ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा = 2πf। और इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको ऐसे लिखे 2π/T और 1/T को हम क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड क्वेश्चन जो 3 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन था 12वां प्रश्न, ये आ गया। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं। 13 क्वेश्चन कहता है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होते हैं और 2 कंडीशंस टू ऑब्जर्व इट। तो 1 नंबर में तो हमने इसकी डेफिनेशन बतानी है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, और इसकी 2 कंडीशन बताओ ताकि ये ऑब्जर्व हो सके। तो इंटरफेरेंस के बारे में सुनो बच्चों थोड़ा ध्यान से, कि 2 और 2 से ज़्यादा लाइट वेव्स वो सेम वेवलेंथ की हो, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन में जा रही हो, हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनके बीच में एंगल भी कांस्टेंट हो, और जब वो मिलें तो उसके बाद एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि इधर से कोई यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें साउंड आ रही है, एक बॉक्स यहाँ से साउंड आ रही है, मान के चलो है नहीं वैसे, तो इधर से जो साउंड आ रही है वो मेरे इस कान पे आई, ये मेरे ऊपर आई, इधर से जो आई, तो उसके बाद देखो वो बड़ी होंगी कि नहीं होंगी, वो छोटी भी हो सकती है। वो उनका मिलना किस हिसाब से होता है, इधर से भी एक वेव आ रही है, इधर से भी एक वेव आ रही है, तो वो कैसे आपस में मिलती हैं। मिलने का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन, उनका दोबारा कैसे उनका वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू सुपर पोजिशन। यहाँ पे देखो एक नई चीज़ लिखी है सुपर पोजिशन, यानी कि 2 वेव्स आपस में मिलने तो कैसे वो बने, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये सिनेमा हॉल के अंदर होता है। और कैसे इसको हम देखते हैं आगे, मैं थोड़ा इसका डेमो समझाता हूँ आपको। ये तो डेफिनेशन थी, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ 2 और मोर लाइट वेव्स। यानी कि इसके लिए 2 से 2, जैसे सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म चलती है, प्रोजेक्टर पे चलती है, सेम वेवलेंथ ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। तो ऐसे देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये वेव्स कैसे मिलती हैं। तो लाइट वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं हम। तो मैं लाइट वेव ऐसे आए कि ये ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ, कि क्रेस्ट के साथ ही मैचिंग हो, फिर उसके बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा वो, तो दोनों देखो सेम है दोनों, तो जो रिजल्टेंट जो वेव होगी वो बड़ी होगी, A+ भी होगी। तो या फिर देखो कोई चीज़ का निर्माण हुआ है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये लिखेंगे हम। और मैक्सिमा हुआ है, बड़ी चीज़ हुई है, देखो मान लो ये 3 थी, ये भी 3 थी, तो कितनी हो गई 6। इस हिस्से को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। उसके बाद दूसरे हिसाब से ऐसे मिले
कि इस वेव की ट्रफ के साथ इसका क्रेस्ट मिल जाए। तो अब दो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, 180 के ऊपर ये आपस में कैंसिल कर देंगे। तो इसको अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बना, यहाँ पे देखो कुछ नहीं बना, यहाँ पे विनाश हुआ, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस का मतलब है कि देखो इसके रास्ते में ये इंटरफेयर कर रही है, मैं कहूँ भी तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत कर। तो इंटरफेयर का मतलब बाधा डालना, कि जैसे एक वेव आ रही थी कोई, उसके साथ कोई दूसरी वेव मिल गई, जैसे इधर से मैं बता रहा था कोई साउंड वेव मेरे यहाँ पे आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो वो दोनों कैसे आपस में मैचिंग करती है, कैसे एक दूसरे के काम में बाधा डालती है, उसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस ये वर्ड तो आपने सुना होगा ना, इंटरफियर करना, कि काम के अंदर बाधा डालना। तो बाधा कैसे डाली जाए कि वो बाधा कभी तो फ़ायदा भी कर दे, जैसे बड़ा बन जाए, और ऐसे हो जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए। तो इसको मैक्सिमम बोलते हैं, इसको मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम इंटरफेरेंस, मिनिमा भी मैक्सिमम मिनिमा भी। ये समझ में आ गया। मान लो दोनों 3 है, तो 3 में से 3 गया, 0 तो कुछ भी नहीं बनेगा, सिंपल एक लाइन बन जाएगी। और मान लो ये 2 होता तो 2 होता तो बड़ा वाला कौन है, 3, तो ये थोड़ी ऐसे दिखाई देता हम यूँ, ये 1 दिखाई जाती। तो ऐसे हम सुपरपोजिशन कर सकते हैं। तो इंटरफियरेंस समझ में आ गया थोड़ा सा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाश होना। तो अब इसके लिए 2 कंडीशन देख लो कौन कौन सी, जो जिस ताकि ऑब्जर्व हो सकें। तो दो कंडीशन हमने बना दी बच्चों। देखो, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोरेंट। कोरेंट का मतलब होता है कि ऐसे सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ के हो। तो ऐसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे हमने जैसे येलो लाइट लगा दी, तो जो जितने भी कलर है ना सभी की एक वेवलेंथ फिक्स होती है। ग्रीन लाइट लगा दी, तो जैसे उसका आप देखो यहाँ पे 2 स्लिट दिखाई गई है। स्लिट का मतलब वेरी नैरो ओपनिंग, जैसे हमारे रोशनदान के अंदर ऐसे ही स्लिट्स दिखाई देती हैं। वेरी फाइन होल इज नोन एज द स्लिट, जिसमें से लाइट बाहर आती है। तो ये लाइट इसमें से बाहर जाएगी, तो एक वेव देखो यहाँ से चलेगी, ऐसे ही एक वेव यहाँ से चलेंगी, और अब आगे जाके एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे। समझ गए ना, इंटरफियर करेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे वो किस हिसाब से मिलती हैं, कि वो अगर इस हिसाब से मिलती हैं कि क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ जाए, ट्रफ पे ट्रफ आ जाए, तो वो बड़ा काम होगा, जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। और वो ऐसे मिल जाए कि सी पे टी आ जाए, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो अब देखो से ध्यान दो, इनको बोलेंगे स्लिट्स। इनके बीच की दूरी को लिखेंगे छोटे डी से, और इसको लिखेंगे हम कैपिटल डी से। ये स्क्रीन की दूरी है, ये स्क्रीन हमारा। सिनेमा हॉल में फिल्म भी ऐसे ही चलती है, यहाँ एक प्रोजेक्टर होगा, वहाँ से इनमें से लाइट जाती है, वो जाके एक पॉइंट पे मिलती है, पर्दे के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 2 कंडीशन जो हमारे पेपर में पूछे हुए हैं कि 2 कंडीशन लिखो ताकि हो जाए। तो द 2 सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोरेंट। कोरेंट क्या होता है, द सोर्सेज ऑफ लाइट इज सेड टू बी कोरेंट इफ़ दे हैव सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस इज नोन एज द कोरेंट सोर्सेज। ये क्लियर हो गया। दूसरा, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे के पास होने चाहिए, देखो ये दोनों, ताकि ये इनकी डी छोटी हो। जैसे देखो मेरी ये दोनों आँखें ना, इनके बीच में भी थोड़ी सी डिस्टेंस है, यानी कि दोनों ये आँखें क्लोज ही हैं ये। तो ऐसे ये आँखें ही समझ लो ये। तो ये जब छोटी होगी तो जो फ्रिंज विड्थ होंगी, फ्रिंज विड्थ होती है एक पैटर्न। जैसे पैटर्न देखो, पैटर्न का समझाता हूँ। जैसे आपने जैबरा देखा होगा, जैबरा, तो जैबरा के ऊपर एक ब्लैक पट्टी, एक वाइट पट्टी, ब्लैक वाइट ऐसी पट्टी होती है, इसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो 2 ब्लैक पट्टी के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज का दूसरा मतलब, जब हम जैसे सेहरा लगाते हैं तो सामने वो कुछ ऐसी लाइनिंग सी जो हमारे माथे पे आती है, तो वो फ्रिंज बोली जाती है। जो हम अपने बालों को भी कई बार ऐसे नीचे कर लेते हैं, तो वो सामने जो छज्जा सा बनता है, जो ऐसे बाल यूँ खिंडते हैं यूँ, वो फ्रिंज बोली जाती हैं। तो फ्रिंज विड्थ उनकी चौड़ाई, तो वो अगर ये कम होगी, ध्यान दो, तो वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज का मतलब है सेहरा के साथ आगे जो झालर लगी हुई होती है उनको फ्रिंज बोले जाते हैं। ऐसे ही जो जैबरा के ऊपर वाइट ब्लैक। तो अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा तो वो कैसी बनेगी, कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइट पट्टी बनेगी, जो अंधेरा होगा वहाँ पे काली पट्टी बनेगी, फिर वाइट बनेगी, फिर काली बनेगी, फिर वाइट, फिर काली। तो एक पैटर्न आता हुआ जा रहा है। तो ये भाई 2 कंडीशन आप याद रखो, पेपर हमारा 3 नंबर का पर्सन है, तो मैंने 3 नंबर के हिसाब से करवा दिया है। तो इसमें आप इतना कर देना, एक तो डेफिनेशन 1 नंबर की और 2 कंडीशन है इसकी, ये वाले। नेक्स्ट है, तो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पर्सन हमारा वो उसके अंदर पूछेगी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम बना रखा है हमने,
इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं समझाता हूँ। पहले तो थोड़ा मीनिंग समझ लेते इसका। देखो यहाँ पे एक विंडो है ये, और यहाँ से ऊपर से सूर्य की लाइट आती है, ठीक है। सूर्य की लाइट जो आती है, सूर्य की लाइट के अंदर 7 भाग होते हैं, वो मैंने बताया था अभी पीछे भी, XUVIRMG। तो ये इस एमिटर प्लेट के ऊपर गिरते हैं, और ये जो प्लेट होती है फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो क्या बनता है, करंट। और ये वाली जो प्लेट है इसका नाम है कलेक्टर। C का मतलब कलेक्टर, E का मतलब एमिटर, एमिटर का मतलब बाहर निकालना, कलेक्टर का मतलब इकट्ठा करना। ये प्लेट इनको इकट्ठा करती रहती है। ये 2-2 मीटर दिखा रखे हैं बैटरी के साथ। देखो एक एक नंबर के पर्सन पहले भी करवाया हूँ, फिर करवा रहा हूँ। द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी। और एमीटर कहाँ पे कनेक्ट होता है, सीरीज़ में। करंट जो जा रहा होता है उसके साथ सीरीज़ के अंदर एमीटर को लगाते हैं। म्यू ए का मतलब है माइक्रो एमीटर, छोटा करंट नापने वाला। और ये वोल्ट मीटर है। ये आर एच का मतलब रियोस्टेट। अब देखो, अब ध्यान दो, ये किसके साथ कैसी पोलरिटी है। जब ये दोनों तार जोड़ दूँ मैं, 1 और 2, 3 और 4, तो अब देखो करंट ऐसे जा रही हूँ, ये नेगेटिव है ये वाला हिस्सा, और ये इसको कैसी पोलरिटी मिली हुई है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, मैं इसको जोड़ दूँ 1 और 3 को, 2 और 4 को, ये 1 और 3 और 2 और 4। अब देखेंगे जुड़ तो गई है। अब देखते 1 और 3 होने के बाद, तो इसकी पोलरिटी चली गई है 1 और 3, 2 और 4 होने के बाद, जैसा कि देख रहे हो ये इसके साथ हम पोलरिटी चेक कर रहे हैं। तो 2 और 4 देखो, अब देखो यहाँ से चल पड़ो यूँ, इसको लेके आ जाओ यूँ। तो पहले किसके साथ मुलाकात हुई हमारी, पॉजिटिव के साथ। अब इसकी पोलरिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। जब 1 और 2 और 3 और 4 होते हैं तो ये कैसी बनती है, कलेक्टर प्लेट हमारी नेगेटिव होती है। और जब ये बनते हैं तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अब देखो, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो करंट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हाई स्पीड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इससे आउट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसको हमने यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी दे दी, नेगेटिव पोलरिटी का मतलब 1 2 3 4, यानी कि इनको मैं दोबारा जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन जो इधर आ रहे हैं उनके ऊपर छोटा नेगेटिव चार्ज है। ये हाई पोलरिटी नेगेटिव चार्ज की इस पर कम है, तो ये इनको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, डाउन होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। और इस पोटेंशियल को, जो इसको डाउन कर रही है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं। और अगर इसको हम इतना बढ़ा दें कि ये बिल्कुल ही इनकी वेलोसिटी डाउन आ जाए, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, उसके बाद अगर ये 0 बन जाए, तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि रोकने के लिए, तो ये नेगेटिव में जाना पड़ेगा हमें। और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका नाम एक और भी है, कट ऑफ पोटेंशियल। इसको लिखेंगे VO नाम के अक्षर से। तो हमारा जो पर्सन है वो क्या है, देखो हमारा पर्सन ये पूछा है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बताओ ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है। भाई सीधा सा इफेक्ट ये है कि अगर ये नेगेटिव होती है तो उसको रोकती है, और अगर ये पॉजिटिव हो जाती है तो पॉजिटिव तो क्या करेगी, इनको खींचेगी और करंट बढ़ाएगी। तो इसके अंदर हम 2 ये डायग्राम बना के, ये हमने बात लिखी है, उसके साथ हम इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन भी दे देंगे कि द नेगेटिव पोटेंशियल, देखो डेफिनेशन यहीं पे ही है, द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द कैथोड कलेक्टर प्लेट सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 इज़ नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसमें हम देखो 3 नंबर का है तो हम 3 नंबर का ही लिखेंगे। अगर ये प्रश्न 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। इसको हम विस्तार से लिखना शुरू करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, विंडो क्या होती है, ये एमीटर क्या होती है, ये की है, ये सारी चीज़ों को हम फैला के लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो 5 नंबर का हो जाएगा। तो इसके साथ मैं इसमें 2 ग्राफ और समझाता हूँ आपको इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। तो इसके अंदर थोड़ा और देखते हैं, 2 ग्राफ और दिखा देते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पे। बच्चों ये वही है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देती है। तो इंटेंसिटी के साथ इसे ग्राफ दिखाते हैं। हमने 3 अलग अलग इंटेंसिटी लिए, I1 I2 I3, और फ्रीक्वेंसी सेम रखी है। इसको समझो एक बार।
कि इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक, ठीक है। जैसे मैं आपकी यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो आप देखो मेरी अच्छी तस्वीर आप देख पा रहे होगे। और मैं अगर यहाँ शाम को 6 बजे करूँ जब लाइट डाउन हो जाए तो आप मुझे मेरी तस्वीर अच्छी नहीं देखोगे। तो ऐसे देखो I1 I2 I3, इसका मतलब I3 इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अगर और मैं 1 घंटे बाद यहाँ पे आपकी वीडियो शूट करूँगा तो धूप और भी तेज़ होगी, तो ये I3 है, ये I2 है, ये I1 है, ठीक। और सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है सभी की। तो अब देखो इंटेंसिटी की क्या खासियत होती है। इंटेंसिटी का मतलब मोर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब चमक, लाइट की चमक। मोर इंटेंसिटी, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर किसी लाइट की चमक ज़्यादा है तो आप सीधी इस बात मान के चलो कि उसके अंदर फोटोन ज़्यादा है, और एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को आउट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उन सभी की वेलोसिटी सेम होगी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी सेम है। ध्यान दो इधर, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। एक फोटोन उस मेटल पे टकरा रहा है और एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है सेम वेलोसिटी से, दूसरा वाला भी सेम वेलोसिटी से, तो देखो ये भी उतनी ही रहेगी। तो सभी के साथ देखो यहाँ पे मैंने इसका मान फिक्स कर दिया। यहाँ पे ये कट ऑफ पोटेंशियल है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाई थी। ये ग्राफ समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है, अब की बार हमने इंटेंसिटी फिक्स कर दी और 3 लाइट डाल लिया अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, ν3 ν2 ν1। तो ν3 है ये वाली, ये ν2 है, ν1। तो अब देखो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ E बराबर hν। ध्यान दो, जब h बढ़ेगा और इस एनर्जी को मैं लिख दूँ ½ mv²। जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे हमारी अभी क्रिकेट के एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे हम बॉल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है भी। ऐसे ही देखो यहाँ पे, तो इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा, इसको ज़्यादा चाहिएगा। जो फ्रीक्वेंसी जितनी बड़ी उतना ज़्यादा चाहिएगा। 2 वाली कम है, थोड़ा और भी कम। ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव में जाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द। तो ये 2 ग्राफ थे, समझ में आ गए होंगे। और मैंने ये जो क्वेश्चन है इनको शॉर्टकट करके समझा रहा हूँ, टू द पॉइंट। इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है भी मैंने बता दिया है, उसके अंदर से अपने नोट्स बनाने हमने खुद अच्छी तरह से साफ। तो 15वां क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियर फोर्स से संबंधित है। न्यूक्लियर फोर्स, डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी, इनका वेरिएशन। तो इसमें देखो पहले थोड़ा ध्यान दो, संसार के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, याद होगी बात। और सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मास के बीच में लगता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो न्यूक्लियस, ध्यान दो, न्यूक्लियस तो पता चल गया एटम के अंदर जो सबसे छोटा भाग होगा वो क्या होता है। एटम के अंदर जो सेंटर के अंदर जो एक सबसे छोटी टाइनी कोर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। जैसे कोसली में जो रहते हैं, जो कोसली में रहेंगे वो कोसली हो गए, ठीक है, ये वैसे समझा रहा हूँ मैं। जो इंडियम जो रहेंगे वो इंडियन हो गए, क्लियर। ऐसे जो न्यूक्लियस में रहेंगे वो क्या होंगे, वो न्यूक्लियन हो गए। अब देखो इनके बीच में डिस्टेंस भी होती है, तो वो डिस्टेंस का ही सारा खेल है, सारा ग्राफ है ये, कि ये जो फोर्स है कभी अट्रैक्टिव हो जाता है, कभी रिपल्सिव हो जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है जब उनके बीच की दूरी को हम कम ज़्यादा करते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को। तब एक ये इनका ग्राफ बना रखा है, देखो ये फर्मी में है। फर्मी का मतलब होता है 10 की शक्ति -15 मीटर। जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो फर्मी में होता है। तो 0.5, 7 1.5 ऐसे 10 फर्मी तक हमने ऐसे इस टाइप से ग्राफ बना कर दिखाया। तो न्यूक्लियर फोर्स की पहले कोई अगर पूछे प्रॉपर्टीज बताओ तो बता देना, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। ये जैसे न्यूट्रॉन पे नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो ये सब पे लगते हैं। ये शॉर्ट रेंज होते हैं, छोटी दूरी के होते हैं। दूरी जैसे ही ज़्यादा बड़ी कर दोगे तो न्यूक्लियर फोर्स ख़त्म हो जाएगा इनका प्रभाव। स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन का मतलब होता है एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज।
तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो भी स्पिन करते रहते हैं। एंड नॉन सेंट्रल का मतलब जो सेंटर पे नहीं लगते हैं। तो ऐसे देखो, ये कुछ इनकी दूरी कम ज़्यादा होंगी तो ये रिपल्सिव हो जाएंगे, कभी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो मैंने सारे पॉइंट लिख दिए। अगर डिस्टेंस जो है वो 10 फर्मी से ज़्यादा हो तो न्यूक्लियर फोर्स ख़त्म ही हो जाते हैं, क्यों? इसका मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं। दूसरा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दी जाए तो ये अट्रैक्टिव हो जाते हैं और डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ डिक्रीज्ड। और 0.5 पे क्या होती है इनकी कंडीशन, 0.5 कंडीशन पे क्या हो जाता है, रिपल्सिव। तो ये पर्सन है तो 3 नंबर के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 नंबर के पर्सन सोल्व करें और सभी पर्सनों के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है ना वो मैं सभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप अपने और भी अच्छे नोट्स बनाएं और इनकी तैयारी करें। हमारे हरियाणा बोर्ड की खासियत ये है कि इसके अंदर जो बोर्ड में पर्सन आते हैं ना उन्हीं को बार बार ही रिपीट करते हैं। तो ऐसे हम 90+ अपने मार्क्स ले सकते हैं। थैंक्स।